नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको भारत और अमेरिका की विदेश नीति के संबंध में बताया था और उन व्याख्यानों के अंतर्गत मैंने इन दोनों देशों की जो विदेश नीतियाँ हैं उनकी विशेषताएं, उनके सिद्धांत और उनके उद्देश्यों की चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको चीन की विदेश नीति के संबंध में बताऊंगी। चीन में राष्ट्रवादियों तथा साम्यवादियों के संघर्ष में अंततः साम्यवादियों की विजय हुई। चांग काई शेक को 1945 में जापान द्वारा समर्पित फार्मोसा नामक द्वीप में जाकर शरण लेनी पड़ी तथा 1 अक्टूबर 1949 को चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी गई। साम्यवादियों की सफलता का मुख्य कारण था चांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमितांग सरकार द्वारा व्यवस्थित प्रशासन देने में असफलता, जनता की स्थायित्व की आकांक्षा, विदेशियों के प्रति असंतोष, आर्थिक असंतोष तथा राष्ट्रवाद की भावना। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से चीन को एक नई दिशा प्राप्त हुई तथा क्रांति के तुरंत बाद सोवियत संघ की सहायता से चीन पुनः एक बड़े तथा शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आ सका। चीन की क्रांति का विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। चीन में साम्यवादी क्रांति की सफलता विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति से पूर्वी एशिया की भूसामरिक स्थिति में परिवर्तन आ गया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति में एक और शक्ति केंद्र का उदय हुआ। चीन में साम्यवादी क्रांति से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित शक्ति संतुलन में परिवर्तन आया। इससे सोवियत संघ का प्रभाव क्षेत्र एकदम से अत्यधिक विस्तृत हो गया। यद्यपि आगे चलकर चीन के कारण सोवियत संघ को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। साम्यवादी चीन की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद को तो बल मिला, किंतु अमेरिका के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई। अब साम्यवाद के प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए उसने न केवल अनेक सैनिक संगठन स्थापित किए, बल्कि उसे अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय सैनिक संधियां भी करनी पड़ी तथा एशिया अफ्रीका के देशों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता भी देनी पड़ी। अभी तक अमेरिका सिर्फ यूरोप में साम्यवाद के अवरोध का प्रयास कर रहा था। अब उसे एशिया महाद्वीप में भी साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास प्रारंभ करने पड़े। साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने चीन की नवस्थापित सरकार को चीन की वास्तविक सरकार मानने से इनकार कर दिया तथा माओ के नेतृत्व में स्थापित साम्यवादी सरकार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जनमत के विपरीत फार्मोसा में नवस्थापित चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार को 1971 तक मान्यता प्रदान करता रहा, जबकि भारत एवं ब्रिटेन ने 1949 में ही, फ्रांस ने 1964 में एवं कनाडा ने 1970 में साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी थी। अमेरिका ने 1971 तक चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश नहीं करने दिया तथा 1 जनवरी 1979 से ही उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। अब बच्चों, मैं आपको चीन की विदेश नीति के उद्देश्यों के बारे में बताती हूँ। सोवियत संघ की भांति विशेषकर साम्यवादी क्रांति के बाद प्रारंभिक वर्षों में चीन की विदेश नीति भी मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से प्रभावित रही, किंतु उन्होंने अपने विश्व के प्रति दृष्टिकोण के अनुसार इन सिद्धांतों में भी परिवर्तन कर उन्हें चीन के रंग में रंग लिया तथा चीन की विदेश नीति के 3 मुख्य आधार बन गए। पहला परंपरावाद, दूसरा राष्ट्रवाद तथा तीसरा मार्क्सवाद। अन्य सभी देशों की भांति चीन की विदेश नीति के भी कुछ लक्ष्य हैं। चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा तथा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा। इसके अतिरिक्त चीन के कुछ अन्य लक्ष्य भी हैं, जिसमें चीन को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, एशिया में अपना प्रभाव स्थापित करना, एशिया तथा अफ्रीका में साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व करना, एशिया में अपने प्रभुत्व की स्थापना करना,
प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा करना तथा चीन की सीमाओं का विस्तार करना तथा उन सभी प्रदेशों को अपने अधिकार में लेना जिन पर कभी चीन का प्रभुत्व या प्रभाव रहा था। इस दृष्टि से चीन की विदेश नीति अन्य देशों की विदेश नीतियों से कुछ अलग है। चीनी इतिहास में अभी भी अपने अधीन रहे क्षेत्रों को पुनः अपने क्षेत्र में लाने की इच्छा है तथा चीनी नागरिक विश्व के किसी भी भाग में रह रहे हों उनकी सुरक्षा हर तरह से करना चीन अपना प्राथमिक कर्तव्य मानता है। चीन की विदेश नीति के इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चीन के संविधान निर्माताओं या चीन के नेताओं द्वारा कुछ साधन अपनाए गए हैं। तो अब मैं आपको चीनी विदेश नीति के साधनों के बारे में बताती हूँ। चीनी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चीन अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। इन साधनों में प्रमुख हैं सैनिक शक्ति का दबाव, कूटनीतिक, प्रचारात्मक, मनोवैज्ञानिक युद्ध तथा राजनीतिक साधन। इन सभी साधनों का प्रयोग समय समय पर चीन अपनी आंतरिक परिस्थितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए करता है। विदेश नीति के साधनों में सैनिक शक्ति तथा मूलोच्छेद प्रमुख हैं। चीन ने एशिया में सैनिक शक्ति के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया है तथा विश्व की एक बड़ी शक्ति का स्तर वह प्राप्त कर चुका है। अपनी जनमुक्ति सेना के माध्यम से चीन ने स्वयं को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है तथा मूलोच्छेद की नीति के माध्यम से गुप्त रूप से अपने विरोधियों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया है। मूलोच्छेद की नीति के अंतर्गत प्रचारात्मक साधनों, आर्थिक सहायता, साम्यवादी दल तथा असंतुष्ट नेताओं के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि अन्य देशों में साम्यवाद का विरोध करने वाले को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए तथा उनमें चीन तथा साम्यवाद के अनुरूप वातावरण उत्पन्न किया जाए। तो बच्चों, इस व्याख्यान में आपको मैं इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपके साथ चीनी विदेश नीति की विशेषताओं के संबंध में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।